हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम पढ़ेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल देखिए, ये है कि रियल रिटर्न्स जो है पॉजिटिव टर्न हो रहा है। इसका मतलब क्या है? समझ लीजिए बैंक अगर एफडी में आपको 6.5% इंटरेस्ट दे रहा है और अभी करंट जो इन्फ्लेशन है वो 6% से कम है, तो इंटरेस्ट रेट जो बैंक दे रहा है एफडी में माइनस जो इन्फ्लेशन है वो पॉजिटिव वैल्यू है। उसको बोलते हैं रियल रिटर्न। ये पॉजिटिव होने का कारण क्या है? जो डिपॉजिटर्स है वो अपना फंड सेविंग करेंगे, करंट अकाउंट में नहीं रखते, सेविंग अकाउंट में नहीं रखते, अब वो फिक्स डिपॉजिट में पैसे डालने लगे। तो दिस इज अ आइडिया। ये आइडिया आपको पता होना चाहिए रियल रिटर्न्स क्या होता है। जो एफडी में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, इससे इकोनॉमी को क्या फायदा होगा वो एस्पेक्ट आपको समझना है। कुछ रिलेवेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट कर लिया, अब रीड कर लीजिएगा। अब दिल्ली मुंबई ई वे, एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे या ई वे जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, वो कंप्लीट होने जा रहा है, बनने जा रहा है। उसका एक सेक्शन है दिल्ली दौसा लालसोट, दौसा राजस्थान में है। तो यहाँ पे इसका एक सेक्शन को इनॉग्रेट किया गया। तो प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि उसका एक्सप्रेस वे का स्पेसिफिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट से कैसे इकोनॉमी को बेनिफिट होता है, किस कैसे वहाँ के रीजन को डेवलपमेंट होता है, कैसे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है और इन जनरल कंट्री और स्टेट का काफी पैसा बचता है। तो ये एस्पेक्ट इन्होंने हाईलाइट किया, इसको रीड करना है और इसको एज अ पॉइंट, ये कभी फुल आंसर आपको लिखना नहीं आएगा, बट एज अ पॉइंट किसी ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चन में जनरल स्टडीज 3 में आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से कैसे स्टेट का पैसा बचता है और कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं फ्रॉम अदर अल्टरनेटिव सेक्टर्स या अदर जगह से। ठीक है। नाउ देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है, अभी रिसेंटली 13 न्यू गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया इन अ वे कि 13 अपॉइंटमेंट्स में 6 नए लोग हैं और 7 लोगों को ट्रांसफर किया गया बेसिकली। तो ये रिशफल ऑफ गवर्नर्स हुआ है। तो आपको पता होगा गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। तो उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, जस्ट आपको ये बात सुनना चाहिए। तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स इन जनरल क्या होता है, कैसे होता है, वो बेसिक आपको पता होना चाहिए। कौन कौन लोग गवर्नर बन सकते हैं? अभी रिसेंटली क्या है, जो भी गवर्नर बने हैं उसमें कुछ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस भी हैं, 2 आर्मी ऑफिसर्स हैं और 4 बीजेपी लीडर्स हैं। तो इसको देखते हुए कई लोगों ने क्लेम किया, भाई क्या है मतलब कि मैंने अगर सुप्रीम कोर्ट जजेस ही है, अगर गवर्नर बन जाएंगे, इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है उन लोग। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ प्रॉब्लमेटिक इशू। तो ये वाला एस्पेक्ट थोड़ा टच किया उन्होंने, जो अभी इतना रिलेवेंट नहीं है, बट आइडिया इज अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर में थोड़ा सा बायसनेस होता है। तो वो आप समझिएगा, ठीक है। उसका टेनर का भी फंडा अलग होता है, तो समझना जरूरी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट पेज में देखिए, कैरी फॉरवर्ड आर्टिकल ज्यादा है, पर एक आर्टिकल थोड़ा न्यू है। वो ये है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस मिला राहुल गांधी को, लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उन्हें बोला और बोला रिप्लाई दीजिए। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है वो इस आर्टिकल में नहीं गिवन है, पर आपको जानना है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होता है और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के कौन कौन से आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका आपको अवेयरनेस होना चाहिए बस। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। और लेट्स मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल। अब अगला आर्टिकल देखिए, प्रोटेक्टेड स्पीच ऑफ एमपीज जो होता है, आर्टिकल 105 के अंदर गिवन होता है। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एमपीज जो है, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच माने कि वो पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी भाषण देते हैं या किसी को वोट देते हैं, उससे उनको लीगल प्रोसीडिंग से प्रोटेक्शन मिलता है अंडर आर्टिकल 105। तो उसके रिलेटेड डिटेल है। फिर पास्ट के कुछ इंसिडेंसेस का बताया गया है, कब ये इंट्रोड्यूस किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। राज्यसभा रूल जो है वो लोकसभा के रूल से कैसे डिफरेंट है, खाली एक ही डिफरेंस है इस मामले में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कैसे एक एसेंशियल चेक है इंश्योर करने का कि ये रूटीन बना रहे और एमपी एक दूसरे को एलिगेशन लगाने में ये लोग बेसिक डिग्निटी ना भूल जाएं। फिर मीडिया उसको कैसे रिपोर्ट कर सकता है और अभी के ज़माने में क्या कनेक्टम है, ये सारे एस्पेक्ट में उसको बताया गया। सारा एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आर्टिकल फुल्ली पढ़ना जरूरी है। इसके ऊपर 10 मार्क का मेन क्वेश्चन भी इजीली बन सकता है। तो देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि फार्म एक्सपोर्ट्स का जो डेटा है, एग्री एक्सपोर्ट्स और फार्म एक्सपोर्ट्स का जो डेटा है, उसको हरीश दामोदरन जी ने एनालाइज किया और उन्होंने बताया कि किस तरह कुछ कमोडिटीज़ हैं जिनका एक्सपोर्ट में स्लो डाउन हुआ है और हम कुछ कुछ कमोडिटी ऐसे हैं जिनको हमने इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल्स जो पहले से इंपोर्ट करते थे, पर 60% ऑफ कंट्रीज एस्टिमेटेड कंजम्पशन हम लोग इंपोर्ट करते हैं। कॉटन कॉटन पहले हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, पर अभी पिछले कुछ टाइम में 10-12 साल के लो पे कॉटन प्रोडक्शन चल रहा है, इस कारण हम लोग उसको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। उसके बाद एक और एक आइटम है कैश्यू, काजू हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये 3 आइटम जो खास हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या-क्या है, पॉलिसी की वजह से क्या-क्या इम्प्लीकेशंस आ रहा है। ऐसा पता चल रहा है कि ग्लोबल अगर कमोडिटी प्राइस ज़्यादा है तो उससे इंडिया के एग्रीकल्चर को बेनिफिट हो रहा है, पर अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे रशिया यूक्रेन जब वार हुआ था, तो जो इंडेक्स है, पाव का इंडेक्स है, फूड प्राइस इंडेक्स, वो पीक पे था, तब इंडिया को बेनिफिट हुआ। अब वो लेकिन कंटिन्यूअसली पर मंथ घटते जा रहा है, तो इंडिया को उतना ज़्यादा बेनिफिट हो नहीं रहा है। तो ये अवेयरनेस के हिसाब से आर्टिकल है, हल्का सा पढ़ना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट भी कुछ टच किया है, कॉटन का प्रोडक्शन क्यों डिक्लाइन किया वो भी बताया है
ये सब बेसिक आर्टिकल पढ़ने से आपका क्रॉप्स का, एग्रीकल्चर का पार्ट भी हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जनरल स्टडीज में कोई क्वेश्चन आता है इंडिया के फार्म एक्सपोर्ट्स के ऊपर, तो अभी डेफिनेटली सारा पॉइंट्स इसमें डाल सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एक लास्ट आर्टिकल थोड़ा सा प्रोबेबल आर्टिकल है, जैसे मीरा बोल के एक इनिशिएटिव है, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। ये कोऑर्डिनेट करना चाहता है रिसर्च प्रोग्राम मिलेट्स का इंटरनेशनल लेवल पे। ये यूएन का लाइन पे है, डिक्लेयरिंग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जब यूएन डिक्लेयर किया था, उसी प्रिंसिपल के लाइन पे है। अब ये क्या है, सेंटर्स प्लान है इंडिया को ग्लोबल हब ऑफ मिलेट्स बनाने के लिए। अब इंडिया क्या है, G20 समिट में प्रेसिडेंसी भी कर रहा है और कई सारा मीटिंग भी करेगा, उसमें 5 मीटिंग एग्रीकल्चर की भी होंगी। तो जो मीरा है तो लॉन्च किया जाएगा न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट नेचर ऑफ मिलेट्स को ध्यान में रखते हुए। इसके बारे में बताया कि कौन कौन से कंट्रीज और भी मिलेट्स ग्रो करते हैं। मेनली जवार का ग्रोथ ज़्यादा होता है। उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने मिलेट्स को डिक्लेयर कर दिया, जैसे कुछ मिलेट्स के क्रॉप है उसको न्यूट्री सीरियल्स डिक्लेयर कर दिया, यानी कि हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो इस कंटेक्स्ट में पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए ये मिलेट्स के संबंधित एक दो आर्टिकल जो आएगा ना, हर आर्टिकल नहीं पर एक दो आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट आएगा उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, उसको रीड इसलिए करना है तो मिलेट्स के ऊपर 15 मार्क का क्वेश्चन इजीली बन सकता है इस बार। तो 10 मार्कर तो डेफिनेटली बन सकता है, 15 मार्कर का चांसेस अच्छा खासा है। या फिर आप मिलेट्स के बारे में इस बार के पूरे मेंस के आंसर में कहीं ना कहीं अगर मेंशन कर सकोगे ऑल पॉसिबल जगह, तो आपको उसका एक्स्ट्रा क्रेडिट भी मिलेगा, बेनिफिट भी मिलेगा, बिकॉज वो बहुत कम एस्पिरेंट्स करेंगे और ये करंट मुद्दा है, इसलिए आपको आई बिलीव एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा मार्क्स में। इसलिए मिलेट्स के बारे में जानना अच्छी बात है। देखिए बेसिक सी बात है, जितना भी यूज करोगे उतना अच्छा है। तो दिस वाज इट, यही था आज के न्यूज़पेपर रीडिंग में। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाईलाइटेड पेज पीडीएफ के लिए सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में है, उसको ज्वाइन करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।